Hi everybody, this is your educator Shubham Pathak and welcome to the full chapter lecture of the chapter Atoms and Molecules. इस एक लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के कई सारे न्यूमेरिकल्स, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए, कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. So this is your one stop solution for this particular chapter and if you had been waiting for it, don't forget to subscribe to the channel and like the video. और अगर शेयरिंग इज केयरिंग में आपका विश्वास है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है. एनीवे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल. सो आपने छोटी क्लासेस में भी ये डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी कि आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं या जिनका कुछ मास होता है उसे आप मैटर बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल ऑक्यूपाइज द स्पेस. अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो इस पर्टिकुलर स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रही है और इस बॉटल का कुछ मास भी है, तो ये बॉटल क्या हो जाएगा, ये बॉटल कैन बिकम अ मैटर. इसके अंदर का पानी विल ऑल्सो बिकम अ मैटर. इनफैक्ट आप अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ मैटर कंस्टिट्यूट करता है. तो क्या ये जो मैटर है ये और ये इसकी जो ये टेक्निकल डेफिनेशन है ये हमें क्या 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में मिली थी या उससे पहले भी, जब साइंस इतनी एडवांसमेंट नहीं कर चुकी थी तब भी लोग मैटर के बारे में बात करते थे? सो द आंसर टू दैट इज डेफिनेटली बात किया करते थे. इनफैक्ट इंडिया में कई सारे महर्षिज हुए हैं जिन्होंने साइंस के इतने एडवांस होने से पहले ही कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो आज भी हमारे लिए प्रेजेंट डे साइंस में सच है. फॉर एग्जाम्पल महर्षि कनद ने 500 बीसी में बच्चा ये बोल दिया था कि इफ यूल गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, आप किसी भी पदार्थ को अगर बार बार डिवाइड करते हुए जाओगे तो इवेंचुअली आप एक ऐसे छोटे पार्टिकल की तरफ पहुंच जाओगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा. सोचो, आज भी ये ट्रू है. एटम होता है ना इनडिविजिबल, हम मान के चलते थे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी कि एटम इनडिविजिबल होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम बन जाता है. ये महर्षि कनद ने 500 बीसी में हमें बता दिया था और उन्होंने उन छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का नाम रखा था परमाणु. तो एटम का नामकरण महर्षि कनद ने परमाणु के फॉर्म में किया था. अच्छा, एक और बताती हूँ. पकुदा कट्यायामा, इन्होंने क्या किया, पहले वाले महर्षि की जो थ्योरीज थी उनको उठाया और उनको थोड़ा सा आगे और उन पे स्टडी की और उन्होंने बोला कि जो भी आसपास आपको दिखता है मैटर और उसमें जो भी परमाणुज होते हैं वो नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि बॉटल का एक एटम, एक परमाणु आपको कहीं एग्जिस्ट करता हुआ मिल जाएगा नेचर में. नहीं, इट विल ऑलवेज बी कंबाइंड एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैटर. तो परमाणु फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, पदार्थ फ्रीली एग्जिस्ट करता है. ये पकुदा जी ने बोला था, ठीक है. तो ये तो हो गए दूसरे हमारे ऋषि. अब तीसरी थोड़ा वेस्टर्न स्टडीज की बात करते हैं. डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नाम के दो फिलोसफर्स हुआ करते थे. दोनों ने यही बात सजेस्ट की थी. ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे की थी, अलग अलग जगह पे की थी, लेकिन दोनों ने यही बात सजेस्ट की थी बच्चा कि जब आप किसी मैटर को डिवाइड करते हुए जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिवाइड होना बंद कर जाएगा और इस इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम रखा गया था एटम. डेमोक्रिटस ने ये नाम रखा था कि वो जो इनडिविजिबल यूनिट है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती उसको एटम बोलते हैं. तो परमाणु, पदार्थ, एटम ये बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन फाइनली 18th सेंचुरी में जाके, 19th सेंचुरी में जाके हमें अच्छे से क्लैरिटी आई कि एटम्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है. आप क्योंकि इस लेवल की केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 9th में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है. लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले, इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़े, अच्छे से पढ़े, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, डाल्टन ने क्या बोला है ना, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में, सो दैट इट बिकम्स अ वेरी इजी जर्नी फॉर यू. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि एटम्स होते हैं, सारा मैटर जो है एटम से बना होता है. एटम को कई लोगों ने इंडिविजिबल मैटर बोल दिया था, राइट, इंडिविजिबल यूनिट बोल दिया था मैटर का. अच्छा, ये ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन हम इस पर थोड़ा और बिल्ड करेंगे. तो एक बात याद रखिए कि एटम डेफिनेटली स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, ऐसा पहले माना जा रहा था. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर हो गया, लेकिन फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो आता होगा, जब सारा का सारा आसपास का मैटर हमारे एटम से बना हुआ है तो सारा मैटर सेम क्यों नहीं दिखता? भाई पालक गोभी से अलग क्यों दिखता है, पालक एनिमल से अलग क्यों दिखता है ना? मैटर आपके आसपास का जो है वो अलग अलग क्यों दिखता है? इसका आंसर है बच्चा, क्योंकि देर आर 118 डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. हमारे पास
अभी हमारी साइंस हमें बोलती है कि हमारे पास 118 डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि उन एलिमेंट्स में 118 डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ये तो प्रेजेंट हमें पता है, प्रेजेंटली पता है ना। इस 118 में आपका मेटल्स भी आता है, नॉन मेटल्स भी आता है, वो आप सबको पता है। मेटलॉइड्स भी आते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। बट एक बात समझ आ गई, क्योंकि हमारे पास 118 डिफरेंट तरीके के एटम्स है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन के डिफरेंट डिफरेंट मैटर बनता है। इसलिए आसपास का जो सारा मैटर है वो सेम तरीके से नहीं दिखता है, वो अलग अलग दिखता है। अब बात आती है एटम की। एटम कंबाइन कैसे करता है बच्चा? एटम कंबाइन करता है मोस्टली दो तरीके से। एक तो होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, रट्टा कुछ नहीं लगाना है इसमें। आप नाम से ही देखोगे ना, होमो और हीट्रो लिखा हुआ है, इससे ही आपको समझ आ जाएगा। होमो का क्या मतलब होता है, सेम, है ना। तो होमो एटॉमिक का क्या मतलब होगा कि इसमें सेम एटम्स जो हैं, व्हेन एन एटम सेम एटम कंबाइन करते हैं। हीट्रोटॉमिक में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन। राइट। अब चलो यहां पे होमो एटॉमिक बताते हैं पहले। बायोलॉजी से शुरू करते हैं। टिश्यूज चैप्टर आपने पढ़ा है, आप सब जानते हो कि सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अर लाइफ, राइट। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल जो है कंबाइन करके क्या बनाता है, टिश्यूज बनाता है। ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जिसमें सेल्स जो है अलग अलग होते हैं, और ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जिसमें सारे के सारे सेल्स सेम होते हैं। वही कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में अप्लाई करो। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने बोल दी मैटर की एटम। एटम जो है अगर सेम तरीके के एटम से कंबाइन कर रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलोगे होमोएटॉमिक। अगर डिफरेंट तरीके के एलिमेंट से, डिफरेंट तरीके के एटम से कंबाइन कर रहा है तो उसे बोलोगे हीटेरो एटॉमिक। अच्छा, एक और एग्जांपल दे इसका। चलो मान लो कितने भी एटम कंबाइन कर सकते हैं ना भाई। मोनो एटॉमिक, आपके मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यू बोलते हो, वैसे ग्रुप ऑफ एटम्स को आप मॉलिक्यूल बोलते हो। तो अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें सेम तरीके के एटम्स है। होमो एटॉमिक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक। ऑब्वियसली एक है तो डिफरेंट होने का तो नाम ही नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता, एक ही एटम है वही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी नियॉन गैस, आर्गन, जो भी नोबल गैसेज है वो मोनोटॉमिक तरीके से बनती है। डायटॉमिक की बात करते हैं, डायटॉमिक जैसे कि हो गया O2, है ना, H2। क्या है, होमोटॉमिक स्टेज ही तो है ना, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तो उसे आप डायटॉमिक तरीके का होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन बोलोगे। पॉलीएटॉमिक कैसे होते हैं, जैसे S8, सल्फर क्या है, ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। एक ही तरीके के एटम्स हैं, इसमें सल्फर के ही एटम्स हैं, लेकिन कितने हैं नंबर, 8 है, तो 8 को आप क्या बोलोगे, पॉलीएटॉमिक बोल दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन। ऑन दी अदर हैंड बच्चा, एक सेकेंड, ऑन द अदर हैंड जो आपका हिटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट आपके एटम्स कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, CO2 में क्या हुआ कि कार्बन एटम भी कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन एटम्स भी कंबाइन कर रहे हैं, है कि नहीं। यहां पे देख रहे थे कि आप सेमी एटम कंबाइन कर रहे थे, यहां पे डिफरेंट एटम कंबाइन कर रहे थे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो हिटेरोटॉमिक, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप बोलते हो होमोटॉमिक। दोनों को क्या बोल रहे हो, मॉलिक्यूल ही बोल रहे हो, दोनों मॉलिक्यूल हैं। ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, दोनों ही मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल बाद में जाके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो अगर CO2 एज अ कंपाउंड आप बोलोगे तो उस कंपाउंड के अंदर CO2 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 के मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। और अगर आप ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट बोलोगे तो उसमें ऑक्सीजन 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 के होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे।
बात आई समझ? मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज मैटर। मैटर बना हुआ होता है आपका एटम से। एटम्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, हेटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब हेटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। जब होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो कई सारे मॉलिक्यूल्स बनके एलिमेंट्स बनाते हैं। दिस इज ऑल आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। सो इस नॉलेज के साथ हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जहां से दुनिया बदलने वाली थी। बात बताती हूँ मैं आपको एंटोइने लवोइजियर की। पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात है। एंटोइने लवोइजियर एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी मम्मी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी तो घर का जितना पैसा था वो इनको मिल गया था। उस जमाने में अगर आपको लेबोरेटरी कंस्ट्रक्ट करनी होती थी तो बहुत पैसे लगते थे। एंटोइने के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट इनकी जो वाइफ थी वो भी एक बहुत बड़े घर से बिलोंग करती थी, तो वो भी अपने साथ काफी सारा पैसा लेके आई थी। तो एंटोइने के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप कर ली, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे। लॉयर भी थे, काफी कंफ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी थे। एक तरफ उन्हें लगता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छी चीज हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें लगता था कि नहीं यार, राजा के साथ गलत हो रहा है, नोबिलिटी और क्लर्जी के साथ गलत हो रहा है। और आपको एक राज की बात बताऊं, एंटोनिए को भी मार डाला गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने इन्हें भी मार डाला था ये समझ के कि ये रेवोल्यूशन के खिलाफ है। बाद में उन्होंने अपॉलॉजी दी थी बट वो अपॉलॉजी किसी काम की नहीं है क्योंकि एंटोइने तो मर ही गए थे, राइट। लेकिन मरने से पहले इन्होंने अपने पैसे खर्च करके जो लेबोरेटरी बनाई थी उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया को दिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली एंटोइने प्रूफ नहीं कर पाए थे, कोई मैथमेटिकल स्टडी या कोई एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव नहीं कर पाए थे अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, पर फिर भी दुनिया के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाने का श्रेय इन्हें जरूर जाता है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक तो आपके लवोइजियर ने बनाए थे। लवोइजियर की स्टडीज पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है जोसेफ एल प्राउस्ट ने भी किया था। तो अगर हम ये बोले कि किन दो साइंटिस्ट ने बनाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए, कोई भी नाम इसमें से आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज आते हैं। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ किससे रिलेटेड है? जो भी एटम्स जिस भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और उन कॉम्बिनेशन से जो भी केमिकल्स बन रहा है उनके ऊपर ये दो लॉज बने हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। सिंपल, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका क्या मतलब है? मान लो अगर आप एक मोमबत्ती जला रहे हो, मोमबत्ती तो जल जल के खत्म हो जाती है। मैम फिर आप कैसे कह रहे हो कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड? हमने तो मोमबत्ती को डिस्ट्रॉय कर दिया जला के, है ना। अरे एक बार सोचो, अगर आप मोमबत्ती जला रहे हो लेकिन मोमबत्ती को आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जला रहे हो, आप उसके ऊपर लिड रख के जला रहे हो, तो मोमबत्ती को जलाओगे तो वैक्स के जलने से फ्यूम्स बनेंगे, है ना, धुआं निकलेगा। उन धुओं को अगर आप कलेक्ट करो तो पता है उनका जो वेट है वो मोमबत्ती के वेट के इक्वल आएगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लो चलो ये मत जलाओ, आप कोयला जलाओ। कोयला जलाते हो तो कार्बन एटम जो होते हैं कोयले के अंदर वो ब्रेक डाउन होके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उन कार्बन एटम्स को प्रिजर्व करके रखो, यानी कि जो स्मोक पैदा हो रहा है उसका वेट दो, तो उसका वेट जो है कोयले के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो यानी कि एक मास ना तो बन पाता है ना डिस्ट्रॉय हो पाता है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। यस, मोमबत्ती सॉलिड स्टेट से गैसियस फ्यूम्स में जरूर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका मास जो है कम हो गया या ज्यादा हो गया। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है एक चीज में जितनी बाकी चीजें डली हैं उसके पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा लॉजिक, चॉकलेट मिल्क का। चॉकलेट मिल्क कैसे बनाओगे? एक ग्लास आपने मिल्क लिया और उसमें मान लो 100 ग्राम्स चॉकलेट डाल दी, ठीक है, तो एक ग्लास आपका चॉकलेट मिल्क बन गया। अगर आपको 3 ग्लासेस चॉकलेट मिल्क बनाना है तो आप क्या करोगे? 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क लोगे और 300 ग्राम ऑफ चॉकलेट लोगे, तभी तो 3 ग्लासेस चॉकलेट मिल्क बनेगा। थोड़ी सी भी कम चॉकलेट लोगे या थोड़ा सा भी ज्यादा मिल्क लोगे तो चॉकलेट मिल्क का जो आपका टेस्ट है वो बदल जाएगा, है कि नहीं?
यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि अगर एक केमिकल सब्सटेंस में कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स डले हुए हैं तो उस केमिकल सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन जो है उन एलिमेंट्स के कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बनी है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर क्या है? कंपाउंड है, हीटेरोटॉमिक कॉम्बिनेशन हो रखी है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम दिख रहे हैं आपको वाटर के मॉलिक्यूल में और एक ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है आपको वाटर के मॉलिक्यूल में, राइट? सोच के देखो, ऑक्सीजन एटम का कुछ तो मास होगा, हाइड्रोजन एटम का कुछ तो मास होगा। अभी आप गंगा का पानी लो, चाहे टैप वाटर लो, चाहे पीने का पानी लो, उस सबका फॉर्मूला H2O ही तो होगा। यानी कि उस सब में जो है हाइड्रोजन 2 पार्ट्स में है और ऑक्सीजन 1 पार्ट्स में है। और आप बोल ही रहे हो कि हाइड्रोजन का भी कुछ वेट है अपना और ऑक्सीजन का भी कुछ वेट है, या मास है, या मास है, राइट? सो वो मास कोई बदल थोड़ी जाएगा, वो तो हर पूरे यूनिवर्स में जहां आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का एटम उसका मास सेम ही रहेगा। तो फिर ये यही मायने में बोलता है कि आप पानी कहीं से भी उठा लो दुनिया के, उसमें जो रेशियो होगा हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास का, वो सेम ही रहेगा। अगर वो 1:8 है बच्चा, तो वो 1:8 ही रहेगा, चाहे वो गंगा का पानी हो, चाहे वो टैप वाटर हो। समझ में आया ना आपको? चॉकलेट मिल्क वाला एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो भी मैं बता ही देती हूँ आगे जाने से पहले, है ना? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है। अमोनिया में आप देख रहे हो कि एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है। मान लो आपने 17 ग्राम्स ऑफ क्या लिया? अमोनिया लिया। तो उसमें क्या होगा? उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा बच्चा, और 3 ग्राम उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो क्या प्रोपोर्शन रहेगा, क्या रेशियो रहेगा? कहीं का भी अमोनिया हो, किस भी प्रोसेस से आपने अमोनिया बनाया, किसी भी केमिकल प्रोसेस से, लेकिन अगर अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड है और उस केमिकल कंपाउंड में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो सेम रहेगा पूरे वर्ल्ड में। ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ रेशियो क्या रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में? 14:3। ठीक है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखो दिया तो काफी लोगों ने, हमने देखा कि 2 साइंटिस्ट थे, प्राउस थे और लवॉइजियर थे, जिन्होंने ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। लेकिन ये दोनों ही ना किसी भी एक्सपेरिमेंट से अपने लॉज को जो है प्रूव नहीं कर पाए थे। प्रूव करने के लिए हमें जॉन डेल्टन की मदद लगी। जॉन डेल्टन एक बहुत ही गरीब वीवर फैमिली में पैदा हुए थे। वीवर का मतलब होता है कपड़ा बनाना, ठीक है, फैब्रिक बनाना धागे से। इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1766 में। इंग्लैंड में उस जमाने में कॉटन मिल्स का काम बहुत जोरों शोरों से चलता था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इनके पापा भी वीवर ही थे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे बेसिकली। लेकिन इन्हें वीविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इन्होंने अपना करियर बनाया टीचिंग में। 12 साल की उम्र में ये टीचर बन गए थे। इतने अच्छे टीचर थे कि 7 साल में जिस स्कूल में ये टीचर थे उसी स्कूल के ये प्रिंसिपल बन गए। 1793 में डाल्टन ने सोचा अभी स्कूल वूल में नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं जाके कॉलेज में पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जाके मैथमेटिक्स भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई और केमिस्ट्री भी पढ़ाई। एक इंसान मैथ्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। तो हाउ अमेजिंग वाज डेल्टन, राइट? डेल्टन ने अपनी पूरी लाइफ जो है या तो पढ़ाई में लगा दी या फिर रिसर्च में लगा दी। फिर फाइनली उन्होंने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और इस एटॉमिक थ्योरी ने केमिस्ट्री की लाइफ ही बदल दी। इनफैक्ट ये पूरी साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। डाल्टन ने अपनी थ्योरी कोई हवा में नहीं दी थी। अपनी थ्योरी के लिए उन्होंने जो थीसिस सबमिट की थी उसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन था, प्रॉपर प्रूफ सबमिट किए थे। तो डाल्टन की थ्योरी बन गई पहली एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई थ्योरी ऑन एटम्स। इनकी थ्योरी के मेन 6 पॉइंट्स है बच्चा। बहुत इजी थ्योरी है, लैंग्वेज हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन थ्योरी का एक एक पॉइंट बहुत इजी है। डेफिनेटली बाद में जाके डेल्टन की थ्योरी पे भी काफ़ी सवाल उठे, इनकी थ्योरी के पे की काफ़ी ड्रॉबैक्स आए, लेकिन फिर भी ये थ्योरी आज भी वैलिड है। ठीक है, चलिए थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ऑल द मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट, एलिमेंट कैसे बनता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, और वेदर इट इज एन कंपाउंड जो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनता है, और या फिर वो मिक्सचर है, इट डजंट मैटर। अगर वो मैटर है तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो होगा एटम, राइट? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट यानी कि पहला पॉइंट ये बोलता है कि सारे तरीके का मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है और इन पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स।
दूसरा पॉइंट बोलता है कि एटम इनडिविजिबल होते हैं। अब आप बोलोगे मैम इससे भी तो पहले कितने महर्षि वगैरह यही बात बोल के गए थे। हाँ, पर डाल्टन ने प्रूफ करके दिखाया। डाल्टन ने बोला कि सारा मैटर का इनडिविजिबल पार्ट होता है एटम। एटम को या तो ना तो आप खुद से बना सकते हो, ना तो एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, डाल्टन ने बोला है। पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। कोई एलिमेंट बताओ। O2 हो गया एलिमेंट, H2 हो गया एलिमेंट। होमोएटॉमिक होते हैं ना एलिमेंट्स। तो O2 में क्या है, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वही तो O2 की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सेम ही एटम से तो बना हुआ है एलिमेंट। एलिमेंट में कोई मिलावट थोड़ी, एलिमेंट तो प्योर होता है, प्योर कॉम्बिनेशन से बना है। तो यही इनका थर्ड पोस्टुलेट था कि गिवन एलिमेंट में जो उनका एटम है उसकी प्रॉपर्टीज ही उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक एलिमेंट आप दुनिया में कहीं पे भी वो एलिमेंट बनाइए, उनमें जो एटम है उसका मास सेम ही रहेगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि यूएसए का O2 एज अ एलिमेंट इंडिया के O2 एलिमेंट से डिफरेंट होगा, इट वुड बी सेम, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट, atoms of different elements have different masses and different properties. Obviously अभी O2 के अंदर जो है अलग प्रॉपर्टीज है, H2 के अंदर जो है वो अलग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि O2 तो दो ऑक्सीजन एटम से बना है, H2 तो दो हाइड्रोजन एटम से बना है। तो O2 का मास भी अलग होगा H2 से, और O2 का केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा H2 से। यही बोल रहा है पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 5, atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound. ऐसा नहीं होता कि O2 जाके आधा O2 कंबाइन हो गया या पौना O2 कंबाइन हो गया या सवा O2 कंबाइन हो गया कि भाई 1.5 एटम्स कंबाइन हुए हैं O2 बनाने में। नहीं, ऐसा नहीं होता, होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं वो, या तो एक एटम या दो एटम या तीन एटम या चार एटम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। Point number 6, the relative number and kinds of the atoms are constant in a given compound. Law of constant proportion of course, कि अगर एक given compound है जैसे कि CO2, तो उस CO2 में जो एटम्स का नंबर है, क्योंकि एक तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड तो हेटेरोएटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनता है ना। तो एक कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं ना। जैसे CO2 है, उसमें दो एटम्स है ना, कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, CO2। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे गिवन कंपाउंड के लिए। लाइक आई सेड, जापान में CO2 बनाओगे तो वहां ऐसा नहीं हो जाएगा कि वहां CO2 में 4 कार्बन होंगे और अमेरिका के CO2 में एक ही कार्बन होगा। नहीं, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है एटम्स का वो कांस्टेंट रहेगा, नो मैटर वो केमिकल कंपाउंड कहाँ पे बना है और कैसे बना है। ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कुछ ड्रॉबैक्स इसमें भी आए, लाइक एवरी थ्योरी। वो ड्रॉबैक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस में नहीं है, आपके स्कूल में पूछे जाएंगे कि नहीं है, वो आप अपनी स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं, बट ये वैसे एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है। तीन बता रही हूँ वैसे बच्चा, और भी हैं, पर मैं तीन बता देती हूँ, बाई चांस पेपर में पूछ लिया तो आप लिखाइएगा। पहला है, एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट यूनिट, है कि नहीं। बाद में तो साइंस ने और तरक्की की ना, साइंस ने और तरक्की की तो और छोटे इंडिविजिबल हमें चीजें मिली एटम के अंदर। क्या है वो इंडिविजिबल चीजें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है कि नहीं, हमें ये सब भी मिला। तो एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल यूनिट नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक है दैट सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ same kind of atom may have different प्रॉपर्टीज। भाई जब आइसोटोप्स और आइसोबार जैसी चीजें साइंस ने बेसिकली
ढूंढ ली और उनके बारे में पढ़ लिया, तो डाल्टन की ये जो थ्योरी थी कि अगर सेम तरीके के एटम से बने हैं सब्सटेंसेस तो उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, वो आपकी दूर हो गई। जैसे कि कार्बन आप देखते हो, कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ना। ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज कोई सेम थोड़ी होती है, लेकिन वो तो सेम ही एटम से बना हुआ है, कार्बन एटम। तो ये वाला पॉइंट भी आपका एक ड्रॉबैक निकल गया। तीसरा पॉइंट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स may have different masses। कभी कभी सेम एलिमेंट के एटम्स के भी डिफरेंट मासेस हो जाते हैं। तो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब यहां से जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर में, लेकिन जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ लिया कि एटम जो है सबसे इंडिविजिबल मैटर माना जाता था पहले, लेकिन फिर वो इंडिविजिबल नहीं माने जाने लगा। हमने देखा कि एटम दो तरीके से कंबाइन करता है, हेटेरोटॉमिक और होमोटॉमिक। दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन से एटम बनाता है मॉलिक्यूल। अगर होमोटॉमिक तरीके से कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूल आगे जाके कंबाइन करके एलिमेंट बनाएंगे, प्योर फॉर्म। और अगर हेटेरो एटॉमिक तरीके से कंबाइन कर रहा है एटम तो मॉलिक्यूल आगे जाके बनाएंगे कंपाउंड, यानी कि थोड़ा सी मिलावट, इम्प्योरिटीज वाला काम, राइट। कंपाउंड जैसे कि CO2 या NH3 या फिर आपका H2O, और एलिमेंट जैसे कि O2, H2, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। डायटोमिक, ट्रायटोमिक, पॉलीएटॉमिक क्या है आपको समझ ही आ गया। पॉलीएटॉमिक मतलब उसमें कई सारे एटम्स हैं, डायटोमिक मतलब उसमें दो एटम है। डायटोमिक का मतलब ये नहीं है कि वो होमोटॉमिक होंगे या हेटेरोटॉमिक होंगे, उसका सिर्फ ये मतलब है कि एटम्स दो होंगे। वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं जैसे कि O2, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कि एटम एक्चुअली में क्या होता है, उसे डिनोट कैसे करते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, एंड देन द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज एन atom। Have you ever observed the mason building walls? From these walls a room and then a collection of the rooms to form a building। कभी ना कभी आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी को घर बनाते हुए या बिल्डिंग बनाते हुए देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि वो एक ईंट लगाते हैं, उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं, उसके ऊपर तीसरी ईंट लगाते हैं, और ऐसे ईंट के ऊपर ईंट लगाते हुए आपको मिल जाता है आपका घर। हो सकता है कि अगर आपके पास आसपास एक ईंट रखी हो तो गाड़ी से अगर आप चल रहे हो तो आपको वो ईंट दिखाई ना दे, लेकिन अगर एक घर बना हुआ है तो गाड़ी से अगर आप चल रहे हो तो आपको वो घर जरूर दिखाई देगा। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस इज फॉर्म्ड विद एटम्स। ये जो आप दीवार देख रहे हो मेरे पीछे, ये भी जो है एटम से बनी हुई है। और अगर आप एक पीस ऑफ पेपर भी देखोगे, छोटा सा टुकड़ा भी देखोगे पेपर का, तो उसमें भी सैकड़ों एटम्स होते हैं। तो एक एटम नेकेड आई से नहीं दिखता है, लेकिन हमें मैटर जरूर दिखता है नेकेड आई से, और एक मैटर प्रूफ बन जाता है इस बात का कि वो बना हुआ है एटम से। तो इवन अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड मे बी यू आर नॉट इवन able to see, but a sand dune you are definitely able to see, right? So एटम्स को आप एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हो मैटर का, जैसे सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हो आप लाइफ का इन बायोलॉजी। कूल। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। आपके आसपास जो भी चीजें दिखती है आपको, जितनी भी बड़ी जितनी भी छोटी, एटम्स से उनका आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। एटम्स एक्चुअली बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एटम्स को हम नॉर्मल यूनिट्स में मेजर ही नहीं कर सकते। अगर आपको एक एटम का, क्योंकि वो सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, अगर आपको एक एटम का रेडियस मेजर करना है तो आप मीटर में या किलोमीटर में नहीं करोगे, बिकॉज दीज आर वेरी बिग यूनिट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी नैनो। नैनो का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी। तो एटॉमिक रेडियस के लिए एक अलग से यूनिट होती है बच्चा, जिसका नाम होता है नैनोमीटर। अच्छा, आपने सुना भी होगा, नैनो साइंस के बारे में सुना होगा ना। नैनो साइंस में मास्टर्स वगैरह होता है, एमटेक वगैरह भी होता है। नैनो साइंस क्या होती है? नैनो साइंस इज अबाउट स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इन द वर्ल्ड। साइंस की वो फील्ड जो टाइनी पार्टिकल से डील करती है। तो नैनोमीटर का मतलब छोटा मीटर, ये होता है आपका यूनिट फॉर मेजरिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम। अच्छा, कैसे डिनोट करते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, ओ सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 मीटर इज इक्वल टू, उनको यहाँ लिख देती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 नैनोमीटर। और इसका उल्टा भी कर सकते हो,
यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड है सिंपल, डोंट गेट अरे मैम ये क्या लिख दिया एकदम से ठीक है, दिस ओके। तो अगर हम नॉर्मल एटम्स का अगर हम रेडियाई देखें या रेडियस देखें, जो हम डे टू डे लाइफ में जो एटम्स सुनते रहते हैं, हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उनका रेडियाई कुछ इसी तरीके का होता है। 10⁻⁻10 एक हाइड्रोजन एटम का रेडियाई है इन मीटर। वाटर का होगा 10⁻⁻9, एंट का, एक चींटी का होगा 10⁻⁻3। तो इस तरीके का, अब आप समझ रहे हो, नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते, आप इतनी छोटी सी चीज की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारी जो पूरी दुनिया है वो एटम से बनी हुई है। चाहे हमें वो दिखे चाहे ना दिखे, एटम्स अपने कॉम्बिनेशन से, चाहे वो हेटेरोएटॉमिक हो चाहे वो होमोएटॉमिक हो, हमारी दुनिया को डिफाइन जरूर करते रहते हैं। तो कितनी कमाल की चीज है, दिखती भी नहीं है और सब कुछ चलता भी उसी की वजह से है कि नहीं। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atom. पहले तो एटम्स को सिर्फ इमेजिन कर पाते थे हम लोग, अभी इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए हैं कि एक एलिमेंट के सरफेस पे हम एटम्स को शो जरूर करते हैं। जो इमेज आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से कुछ इस तरीके की आती है, ये सिलिकॉन का सरफेस दिखाया हुआ है। फिर भी नाउ दैट साइंस इज वेरी वेरी फॉरवर्ड एंड नाउ वी कैन एक्चुअली स्टडी एटम, बट अर्लियर इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि एटम दिखते कैसे होंगे। तो बहुत इमेजिनेशन पे हमारी साइंस बेस्ड थी पहले के ज़माने में। एनीवे, एटम्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सारा मैटर अलग अलग इसलिए दिखता है क्योंकि देयर आर 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। 118 डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब 118 डिफरेंट एटम्स भी हैं। तो इन्हीं एटम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से सारा मैटर बनता है आसपास, इसीलिए सारा मैटर अलग अलग दिखता है। तो इन 118 एलिमेंट्स को हमें कुछ डिनोशन देना पड़ेगा, कोई सिंबल देना पड़ेगा। इन्हें याद कैसे रखेंगे, नंबर 19, नंबर 20 ऐसे तो याद नहीं रख सकते। तो ऑब्वियसली कई सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में भी सोचा। डेल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे बच्चा जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल रखे। तो डेल्टन काफी स्मार्ट थे। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. तो जब उन्होंने सिंबल डिनोट किया, जैसे मान लो n, एक एलिमेंट को उन्होंने सिंबल दे दिया, तो उनका मतलब था कि n का मतलब है एक एटम, एलिमेंट के एक एटम की बात हो रही है। ठीक है। फिर बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने सजेस्ट किया that the symbols of the elements can be made from 1 or 2 letters of the name of the element। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली कि जो एलिमेंट का नाम होता है, जैसे मान लो सोडियम है, तो जो एलिमेंट के नाम के जो पहले 2 लेटर होते हैं वही सिंबल बन जाने चाहिए उस एलिमेंट के लिए, याद रखने में ईजी रहेगा। ये बर्जिलियस ने बोला। In the beginning, the names of the elements were derived from the name of the place where they were found in the first place। तो अलग अलग तरीके थे, साइंस सैचुरेट नहीं हुई थी, साइंस में अभी कंपार्टमेंट्स नहीं वगैरह बने थे। तो कई बार क्या होता था कि जिस जगह से एलिमेंट उठाया जाता था, जहां उसकी डिस्कवरी होती थी, उस जगह के नाम पे उस एलिमेंट का नाम पड़ जाता था। जैसे कॉपर जो है पहली बार सिप्रस में आइडेंटिफाई किया गया था, तो कॉपर का क्या सिंबल होता है, Cu, राइट। अब कॉपर का कायदे से CO होना चाहिए था नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन है क्या Cu, क्योंकि वो सिप्रस में मिला था। ऐसे ही सिमिलरली कुछ नाम जो थे एलिमेंट के, उनके फीचर के ऊपर रख दिया करें। जैसा गोल्ड जो है, गोल्ड वो काफी चमकता है, राइट, गोल्ड काफी येलोइश होता है, तो गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो तो उसके फीचर के, उसके कलर के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से किया। फिर भी कुछ डाल्टन ने जो सिंबल दिए थे वो आज प्रेजेंट डे जनरेशन जो है वो यूज नहीं करती है। डाल्टन ने कुछ ऐसे सिंबल दिए थे, इन्हें यूज करना काफी डिफिकल्ट भी है, काफी ड्राइंग तरीके के सिंबल लग रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हो कि हमारे जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो IUPAC देता है। इनफैक्ट कोई नया एलिमेंट, कोई मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड, कोई नया एलिमेंट भी अगर डिस्कवर होता है तो उसका भी नामकरण कौन करता है, IUPAC करता है। तो ये तो अभी रिसेंट का चल रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसी इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट के नाम को, एलिमेंट का नामकरण भी करती है, कहीं कोई और नाम रख देता है तो उस अप्रूवल भी देती है, उसका सिंबल भी रखती है और उसकी यूनिट्स भी डिसाइड करती है। Many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the element। Usually एलिमेंट के जो पहले 2 लेटर्स होते हैं उनके नाम पे उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो उसका सिंबल क्या है, Al, है ना। तो जैसे कोबाल्ट है तो उसका है Co। तो इस तरीके से रख दिया जाता है। लेकिन इसमें भी ना एक ट्रिक है, जो पहला अल्फाबेट रखते हो आप वो कैपिटल रखते हो, जो दूसरा अल्फाबेट रखते हो वो स्मॉल रखते हो। यानी कि एल्यूमिनियम को आप ऐसे नहीं लिखते, एल्यूमिनियम को आप ऐसे लिखते हो, कोबाल्ट को आप ऐसे नहीं लिखते, कोबाल्ट को आप ऐसे लिखते हो। बच्चा इन्हें अलग अलग लिखा करो। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ कॉपर, ये लिखना गलत है, यू शुड राइट इट लाइक दिस, ठीक है।
कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो है उनके अलग नाम पे पड़ गए, उनके लैटिन नाम पे पड़ गए, उनके ग्रीक नाम पे पड़ गए, उनके जर्मन नाम पे पड़ गए। जैसे सोडियम है भाई, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाट्रियम, तो सोडियम का फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, सिंबल देख रहे हो, Na होता है। पोटेशियम का नाम होता है केलियम, तो पोटेशियम का सिंबल कोई P थोड़ी होता है, वो तो फोस्फोरस का होता है। पोटेशियम का सिंबल होता है K। आयरन है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो आयरन का सिंबल क्या है, Fe। तो इस तरीके से भी कई एलिमेंट्स के नाम हैं जो आज भी चल रहे हैं। बस ये याद रखना कि जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल होगा, जो दूसरा लेटर है, दूसरा अल्फाबेट है, वो क्या होगा, स्मॉल होगा। सो देयरफॉर हर एक एलिमेंट एक अलग नाम और एक यूनिक केमिकल सिंबल से बना हुआ है। उसकी स्टोरी कुछ अलग है, कहीं कहीं से आया है। सिप्रस तो कॉपर का हो गया, कहीं उसके लैटिन नेम, ग्रीक नेम और जर्मन नेम पे रखा हुआ है, कहीं उसके फर्स्ट 2 लेटर्स पे रखा हुआ है, बट 118 एलिमेंट्स को अलग अलग सिंबल्स जरूर मिल गए हैं। तो ये रहे सिंबल्स, ये आपको पता होने चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एल्यूमिनियम का है Al, एक सेकेंड। एल्यूमिनियम का है Al, आर्गन का है Ar, बेरियम का है Ba, बोरॉन का है B, ब्रोमीन का है Br, कैल्शियम है Ca। और कोई डिफिकल्ट वाला बताती हूँ। गोल्ड का याद रखना Au, लेड का याद रखना Pb, सिलिकॉन का भी बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर सिलिकॉन भी याद कर लो। और सोडियम Na है, सिल्वर Ag है और पोटेशियम K है। तो बाकी सब फिर भी इजी लगते हैं याद करने में, ये वाले कुछ बच्चे भूल जाते हैं। फ्लोरीन F है बच्चा, Fe आयरन है, फ्लोरीन F है, और कॉपर सिप्रस के नाम पे पड़ा है तो Cu है। ठीक है, दीज आर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर से। एटॉमिक मास कैसे मेजर करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। वेरी वेरी इजी, 1 सेकेंड। मतलब देखो, सीधी सी बात है, एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे किलोमीटर या मीटर में मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली एटम इतना छोटा होता है कि उसका अगर एटॉमिक मास आपको डिफाइन करना है तो आप किलोग्राम या ग्राम में कैसे करोगे ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मस्किटो रिपेलेंट का कितना मास है और मैं आपको नहीं दे रही हूँ, जैसे सब्जी वाले के पास वो जो बट्टे होते हैं ना जिससे वो सब्जी तोलते हैं, 500 ग्राम का एक पत्थर होता है, दूसरा होता है आपका मेजरिंग यूनिट होती है 250 ग्राम्स का होता है, 1000 का होता है। मान लो आपके पास वो नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका वेट बताओ बॉटल के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, बॉटल और इसको कंपेयर करोगे। राइट, हो सकता है कि आपको बॉटल को पार्ट्स में भी काउंट करना काटना पड़े, फिर आपको देखना पड़े कि यार कितने पार्ट्स ऑफ बॉटल इज इक्वल टू दिस का मास, है ना, ऐसे कंपेयर करोगे ना। इसलिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है अगर आपको किसी का मास पूछा हुआ है। अब एटम्स के केस में, एटम्स इतने छोटू होते हैं, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या रखें, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस केजी नहीं रख सकते, हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ग्राम नहीं रख सकते। हमें कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए जो एक छोटे से एटम के थोड़े से एटॉमिक मास के लिए रेलिवेंट हो। इसके बारे में भी डेल्टन ने सोच लिया था डेल्टन सब चीज के बारे में सोच रहे थे। Dalton's atomic theory proposed the idea of atomic mass. The theory explained the law of constant proportion very well. According to him, each element had a characteristic atomic mass. उसके अकॉर्डिंग हर एटम के लिए एटॉमिक नंबर होना जरूरी था, हर एटम के लिए उसका स्पेसिफिक एटॉमिक मास होना जरूरी था, हर एटम के लिए उसका स्पेसिफिक सिंबल होना जरूरी था। और ये सही भी था। सारे एटम जो 118 एलिमेंट्स के 118 एटम्स आपको मिलते हैं, वो सबका एटॉमिक मास एक्चुअली में सेम नहीं होता है। तो मास डिफरेंट है, ये बात तो हमें समझ आ रही है, लेकिन मास को डिनोट कैसे करें, है ना। The determining the mass of an individual atom was a difficult task. Relative atomic masses were determined using laws of chemical combinations and the compounds form. तो इन एटम से जो कंपाउंड्स बन रहे थे उनके मासेस से रिलेटिव मासेस निकालने पड़े हमें एटम्स के, क्योंकि एक एटम का मास निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो रहा था साइंस के लिए, वो भी उस जमाने में, और वो भी पता है गैसियस
जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना जो एलिमेंट, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, उसमें तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक एटम को सेग्रीगेट करके उसका मास निकालना। तो हमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिससे हम हर एटम के मास को कैलकुलेट कर सके। पहले हमने सोचा हम रेफरेंस पॉइंट ऑक्सीजन को रखते हैं। भाई ऑक्सीजन के पास इतना सारा क्या होता है, ऑक्सीजन इतने तरीके के कंपाउंड बनाता है, तो हम ऑक्सीजन के मास को क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट करते हैं। तो हमने सोचा कि इनिशियली साइंटिस्ट, हमने एज ए साइंटिस्ट ने सोचा कि 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट शुड बी कैप्ट एज द रेफरेंस पॉइंट। यानी कि एक ऑक्सीजन के एटम का जो मास है उसका 1/16 जो है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट रख लें। ये पहले सोचा हमने। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तरीके के कंपाउंड बनाता है एंड द एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। और जब एटम्स के रेफरेंस में इस 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम के रेफरेंस में हम सारे एटम्स का निकाल रहे थे ना एटॉमिक मास, तो हमें होल नंबर्स मिल रहे थे। तो साइंटिस्ट बड़े खुश थे, यार होल नंबर से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, चलो ऑक्सीजन को रखते हैं हम अपना रेफरेंस पॉइंट। लेकिन फिर कार्बन ने सारी गेम बदल दी। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है बच्चा कि उसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनफैक्ट आपके आसपास जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलके उतने कंपाउंड्स बना नहीं पाते जितना कार्बन अकेले बना लेता है। तो कार्बन ने गेम बदल दिया, ऑक्सीजन का पत्ता काट दिया। 1961 में यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, कार्बन। अभी कार्बन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का C12 आइसोटोप भी होता है, कार्बन का C14 आइसोटोप भी होता है, कार्बन का C13 आइसोटोप भी होता है। लेकिन इसमें से भी बाजी कौन मारता है, कार्बन का 12 आइसोटोप। तो ये जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है कार्बन का, 95% पूरी दुनिया में आपको यही आइसोटोप की अवेलेबिलिटी होती है। तो कार्बन रेफरेंस पॉइंट क्यों बना वो हमें समझ आ गया, और उसमें से भी C12 आइसोटोप ही क्यों रेफरेंस पॉइंट बना हमें वो भी समझ आ गया, राइट। सो वन एटॉमिक मास यूनिट was actually 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। नहीं आया ना समझ? जो भी पहली बार पढ़ता है उसे समझ नहीं आता है, मैं समझाती हूँ। देखो मान लो ये एक कार्बन का एटम है, कार्बन 12 का एटम है, ठीक है। इसके आप पार्ट्स कर सकते हो, ये 4 पार्ट्स हो गए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए, ये 8 पार्ट्स हो गए, ये 10 पार्ट्स हो गए, और ये 12 पार्ट्स हो गए, है ना। तो ये जो 12 पार्ट के बाद आपको जो एक पार्ट मिल रहा है, इसे रेफरेंस पॉइंट बना लिया बच्चा। इसको बोल दिया गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट बना 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ, 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का आइसोटोप। अच्छा, जब हमने इसे ग्राम में कैलकुलेट किया तो क्या आया वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। हमने इसे ग्राम में कैलकुलेट किया तो क्या नंबर आया भाई? ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। तो जब हमने इस यूनिट को, इस म्यू म्यू भी बोलते हैं इसे, जब हम इसे एटॉमिक मास को रेफरेंस पॉइंट रख लिया तो हमें सारे एटम्स का मास पता चल गया, हमें हाइड्रोजन का भी पता चल गया, कार्बन का भी पता चल गया। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, कार्बन 12 के आइसोटॉप के 12वें हिस्से को अगर आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? चलो इधर जाओ पीछे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? इधर कार्बन का एक हिस्से को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, ऐसे कितने हिस्से हैं कार्बन में? 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? 12 इंटू 1 म्यू, यानी कि 12 म्यू। सिंपल। तो आपको बस इतना समझना है कि रेफरेंस पॉइंट हमारी केमिस्ट्री में है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 12वां हिस्सा। इसीलिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12 म्यू, क्योंकि एक हिस्से को अगर एक यूनिट मान रहे हो तो कार्बन के 12 हिस्से किए हुए हैं ना हमने। उसी तरीके से आपने बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स को भी काउंट कर लिया और उनका एटॉमिक मास भी देख लिया, और उनका एटॉमिक मास आया बच्चा कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन का 1,
ये आपको याद करने हैं। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। होपफुली आपके पेपर में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे, नहीं तो ये जो कुछ कॉमन एटॉमिक मासेस हैं इनको तो शायद आपको याद कर ही लेना चाहिए। बाकी नाइट्रोजन वगैरह कुछ और अलग से आया, आर्गन, नाइट्रोजन, इस तरीके से, तो हो सकता है कि आपके पेपर में एटॉमिक मास दिए हों आपके न्यूमेरिकल में। ठीक है, सो हमें एटम क्या होता है समझ आ गया। एटम का रेडियस कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं नैनोमीटर में। एटम का मास कैसे मेजर करते हैं, हम एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का रेफरेंस पॉइंट क्या है, कार्बन 12 ऐसे आइसोटोप का एक एटम का 12वां हिस्सा है। कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का 12वां हिस्सा इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही हमें सबका एटॉमिक मास मिल गया है, सारे एटम्स का। अब बात यह आती है कि एटम्स तो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करते, फ्रीली तो एग्जिस्ट करते हैं आपके मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, तो बच्चा एटम्स डेफिनेटली सारे एलिमेंट्स या सारे कंपाउंड्स एटम से ही मिलके बने हैं, लेकिन मतलब दुनिया में एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होती है या तो मॉलिक्यूल्स की या आयंस की। मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, एग्रीगेशन होता है, यानी कि ग्रुप होता है एटम्स का। तो एटम्स हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते क्या क्या होता है, फिर हम आयंस पढ़ लेते क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। यानी कि एटम्स के गुच्छे को, एटम्स के ग्रुप को, जिसमें दो एटम्स हैं, एक एटम है तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम है डायटॉमिक है, तीन है ट्राइएटॉमिक है, 8 है पॉलीएटॉमिक है ना, पर है तो उसमें एटम्स के गुच्छे। तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड और टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो इतने टाइटली आपस में जुड़े हुए होते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है एटम्स में कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट तरीके से, स्टेबल तरीके से एग्जिस्ट कर जाता है दुनिया में, पर एटम नहीं कर पाते। तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, आयंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, एटम्स नहीं करते। एक मॉलिक्यूल में दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली जिस एटम से मिलके बना है उसी एटम की प्रॉपर्टीज भी शो करता है कि नहीं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अभी स्टार्टिंग में जाओ, स्टार्टिंग में क्या बताया था, हेटेरोटॉमिक, होमोटॉमिक, बस उसको याद रखो। मॉलिक्यूल्स तो दोनों जगह बन रहे थे, हेटेरोटॉमिक में भी मॉलिक्यूल बन रहा था, होमोटॉमिक में भी मॉलिक्यूल बन रहा था, है ना भाई। लेकिन वो मॉलिक्यूल आगे जाके या तो एलिमेंट बना रहे थे या कंपाउंड बना रहे थे। एलिमेंट तब बना रहे थे जब होमोटॉमिक तरीके से कंबाइन हो रहे थे, और हेटेरोटॉमिक तरीके से कंबाइन हो रहे थे तो कंपाउंड बना रहे थे। इसीलिए मॉलिक्यूल भी दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जस्ट टू ब्रश इट अप फॉर यू, atoms combine and form molecules, but atoms combine दो तरीके से, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक तरीके से वो मॉलिक्यूल्स आगे जाके एलिमेंट्स बनाते हैं और ये आगे जाके कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को बोल दिया जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और इन्हें बोल दिया जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के एग्जांपल O2, H2, S8, Cl2, क्लोरीन 2, P4, फॉस्फोरस 4, टेट्राटॉमिक है। देखो कंपाउंड के एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NH3। बस यही तो अपने को समझना था, बस इतना ही दिया हुआ है थ्योरी में। द नंबर ऑफ द एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उसे आप एटॉमिसिटी बोलोगे। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम कितने, 3। दैट इज इट। मॉलिक्यूलर एलिमेंट और कंपाउंड वाले एलिमेंट्स में आपको बस इतना ही समझना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है
कि metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. ये ना आप क्लास 10th में पढ़ोगे, जो लाइन दे दी है ना एनसीईआरटी ने बीच में एक इकलौती लाइन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया हुआ है क्लास 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक्चुअली कार्बन जैसे कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत लंबी 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 चेन्स बनाते हैं। तो हम ये जो पॉलीएटॉमिक पढ़ रहे थे ना अभी, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक का सबसे बड़ा बाप कौन है? कार्बन है, क्योंकि कार्बन इतनी इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइन कर जाते हैं, मतलब कि लंबी लंबी चेन बनाता है कार्बन। तो कार्बन जैसे और भी एक दो एलिमेंट्स हैं, बट कार्बन इतनी ज्यादा लंबी चेन्स बनाता है कि उसके ऊपर लाइक आई सेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। तो ये आप 10th में पढ़ोगे। बट अभी हम चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है। हेटेरोएटॉमिक तरीके से जब आपके मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो बाद में जाके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अब सिंपल रेशियो क्या होता है? अच्छा, H2O का एग्जांपल देते हैं। H2O अगर आपको दिख रहा है तो क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? होमोटॉमिक है कि हेटेरोटॉमिक है? हेटेरोटॉमिक है तो कंपाउंड हुआ, कंपाउंड H2O, ठीक है, H2O कंपाउंड है, हमें ये समझ आ गया। H2O में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है। तो रेशियो क्या दिख रहा है यहाँ पे H2O का? 2:1। ये रेशियो कहाँ से आया? रेशियो तो काफी सिंपल दिख रहा है, ये रेशियो कहाँ से आया? चलो कोई नहीं, हमें नहीं पता रेशियो कहाँ से आया, हमें पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन याद करो, स्पेशली वो वाला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। उसमें क्या बोला गया था? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ेंगे, है ना, अपने मास के कांस्टेंट रेशियो में ही जुड़ेंगे, ठीक है, यही कहता है। चलो, H2O में मास का रेशियो क्या है? 1:8। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास हमें पता था, रेफरेंस पॉइंट क्या था और कहाँ से निकला एटॉमिक मास, वो भी समझा दिया मैंने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो बाय मास को रेशियो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1/1 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 8/16 क्या आ गया? 8/16 आ गया 1/2। तो सिंपल रेशियो आ गया आपका 2:1। तो मास का जो रेशियो होता है वो तो किसी केमिकल कंपाउंड के लिए सेम रहता है। एटॉमिक मास का रेशियो आपने निकाल लिया क्योंकि आपको एटॉमिक मासेस पता है सबके, यहां से निकल जाएगा आपका सिंपल रेशियो। ऐसे आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंपल रेशियो बच्चा निकाल सकते हो। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब चलते हैं आगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है, अमोनिया का 14:3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होता है। 3:8 मतलब 3 पार्ट्स कार्बन का मास है और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन का मास है। इसका मतलब 14 पार्ट्स नाइट्रोजन का मास है, 3 पार्ट्स हाइड्रोजन का मास है। इसका मतलब 1 पार्ट हाइड्रोजन का मास है, 8 पार्ट्स ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, रटना नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एटम्स को कैसे मेजर किया जाता है, चाहे उनका एटॉमिक मास हो, चाहे उनका एटॉमिक रेडियस हो। वी ऑल्सो लर्न कि एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स वाले मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिए, कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लिए। अब क्या पढ़े? आयंस पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। एनसीईआरटी में आयन वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्योंकि वो क्लास 10th लेवल का है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। व्हाट इज एन आयन? जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें कहीं आपने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? नहीं, हमने नहीं पढ़ा, उसे हम न्यूट्रल आयन एटम बोलते हैं। एन एटम विदाउट अ चार्ज इज नोन एज न्यूट्रल एटम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो ऐसे चार्ज एटम को क्या बोला जाता है? आयंस बोला जाता है। चार्ज 2 तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है केटायन, नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है अनायन। नहीं आया समझ? A charge atom is known as ion. It can either be positive charge or it can either be negatively charged. अब ये कहां से फंडा आया? कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा? मैं बताती हूँ। ये कॉन्सेप्ट है आपका वैलेंसी। बच्चा ध्यान से देखना, वैलेंसी बोलते हैं इसे। एक्चुअली क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। एक एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, प्रोटॉन्स होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज। आसपास ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या? 8। 8 का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, और प्रोटॉन कितने हैं? 8, राइट? 8 इलेक्ट्रॉन
और 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वैलेंसी का कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में हर एक एटम को, पूरी दुनिया में हर एक एटम को चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी मैं बताती हूँ। स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं। स्टेबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो पहला शेल होगा ना, जो शेल आपका सबसे पास में होगा न्यूक्लियस के, उस शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। स्टेबिलिटी का रूल दूसरा कहता है कि जो सेकेंड या थर्ड शेल होंगे ना, उसमें एटम का नंबर होगा मैक्सिमम 8। 8 से कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। चलो अब ऑक्सीजन पे वापस आते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? ऑक्सीजन के पास थे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी पहला वाला तो बोल रहा है कि मेरे पास तो 2 ही होंगे, मैं स्टेबल हो गया। अभी अपना अपना देख लो, मैं तो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम में यहाँ पे पहले शेल में, इनर मोस्ट शेल बोलते हैं, इनर मोस्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी दूसरे वाले में कितने होंगे? दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो बचे ही 6 है ना। 8 में से 2 तो चले गए पहले वाले में, दूसरे वाले के लिए बचे 6। तो 1 2 3 4 5 6। 6 तो स्टेबल नहीं है, 6 तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। 6 को स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि स्टेबल होने के लिए यहाँ पे लिखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चा? 2। तो ये तो हो गया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा सा समझो, आगे और अच्छे से समझाऊंगी। ये हो गया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। नाउ डिपेंड करता है कि किस एटम के लिए क्या इजी है। ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है कि 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ना इजी है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है ना। ऑब्वियसली ये तो लॉजिक, कॉमन सेंस बात कर रही है यहाँ पे। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन करना ज्यादा इजी है, 6 छोड़ेगा कौन? तो इसकी बन जाएगी वैलेंसी आपकी। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। टेंडेंसी वुड बी, चलो एक नेगेटिव वाला का भी आपको बता देती हूँ एग्जांपल। मान लो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर्च करना पड़ रहा है तो याद कर लो थोड़ा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या होता है? 17। 17 का मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये तो न्यूक्लियस है, पहले शेल में हो जाएंगे 2, दूसरे शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 8। तो चलो 8 बना देते हैं, 3 4 5 6, अहो 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। बचे कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन क्या है बच्चा? नॉन मेटल। 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करेगा कहीं से, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा। तो क्लोरीन किस तरीके का आयन बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा अनायन। क्लोरीन बनाएगा Cl नेगेटिव। तो अभी समझ आया कि कैसे पता चलता है कि कौन नेगेटिव बनाएगा कौन पॉजिटिव बनाएगा? उसकी वैलेंसी से पता चलता है, उसकी स्टेबिलिटी की स्टेज से पता चलता है। और साइंस अब इतनी आगे पहुंच गई है कि अब हमें एक्चुअली में पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके केटायन बनाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो अनायन बनाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तभी जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी जय और वीरू जैसी जोड़ी बनती है। और ये केटायन और अनायन के बीच में इतने अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इतना अट्रैक्शन होता है कि इस तरीके के एलिमेंट्स को, इस तरीके के कंपाउंड्स को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। जिन कंपाउंड्स में 2 आयन्स होते हैं, एक केटायन और एक अनायन, उन्हें आप बोलते हो आयनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली किस में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के केस में। मेटल पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, दोनों की जय वीरू वाली जोड़ी आयनिक कंपाउंड। ठीक है,
ओके, सो नाउ एक ग्रुप ऑफ एटम भी होता है बच्चा। एक एटम पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसे आपने आयन बोला। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हो। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि OH नेगेटिव, OH नेगेटिव में ऑक्सीजन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी है, लेकिन चार्ज किसके ऊपर है? OH नेगेटिव के ऊपर है ना? तो वो पॉलीएटॉमिक की कहानी है। अगेन क्लास 10th वगैरह में इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे आप। चलिए, सो इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके भी रेशियो ऑफ मासेस होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपके नॉर्मल कंपाउंड्स पे, कोवलेंट कंपाउंड्स पे या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पे एक्ट करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका आयनिक कंपाउंड्स पे भी एक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे डिनोट करते हो पता है? ऐसे डिनोट करते हो। तो इसमें भी जो मास का रेशियो है वो सेम ही रहेगा, पूरी दुनिया में कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें मास का रेशियो क्या रहेगा? 5:3। तो 5 पार्ट्स ऑफ मास बिलोंग टू कैल्शियम एंड 2 पार्ट्स ऑफ मास बिलोंग टू आपका ऑक्सीजन। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4 है, सोडियम क्लोराइड का 23:35.5 है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे भी वैलिड है। नाउ नेम्स एंड सिंबल्स देख लो आप। लाइक आई सेड, मेटल जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं और नॉन मेटल नेगेटिवली। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव बनाएगा, एक एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। बच्चा आप इन सबके एटॉमिक नंबर से और वो जैसे मैं आपको बना के सिखा रही थी ऑर्बिट्स बना के इलेक्ट्रॉन की, आप ये देख सकते हो, ये सही निकलेगा। फिर आपका ये है, सिल्वर भी पॉजिटिव आयन बनाता है, कॉपर भी पॉजिटिव बनाता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। नॉन मेटल आप देख रहे हो यहाँ पे, नॉन मेटल यूजुअली क्या बना रहे हैं? अनायंस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब जैसे OH नेगेटिव, अमोनिया NH4 पॉजिटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, फोस्फेट PO4 3 नेगेटिव। एटम कितने हैं यहाँ पे? 5। 4 फोस्फोरस, और सॉरी 1 फोस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। लेकिन चार्ज किस पे है? पूरे के पूरे इस पे है, आयन के ग्रुप, एटम्स के ग्रुप पे, तो इसे पॉलीएटॉमिक आयन बोल देंगे। ठीक है, इन्हीं वैलेंसी के बेसिस पे आप केमिकल फॉर्मूले भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? चलो पहले पढ़ लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। एक केमिकल फॉर्मूला, एक कंपाउंड में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। कोई एटम 2 पार्ट्स में होता है, कोई एटम 3 पार्ट्स में होता है, कोई एटम 4 पार्ट्स में होता है, कोई एटम सिंगल पार्ट में होता है। H2O 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के हैं, 1 पार्ट ऑक्सीजन का है। इसको डिनोट कैसे करोगे? H2O। तो केमिकल फॉर्मूला एक ऐसा डायग्रामेटिकली या फिर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हमें फॉर्मूला देखते ही पता चल जाता है कि इस केमिकल कंपाउंड में कौन सा एटम कितने पार्ट्स में है, राइट? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया था जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, ये सब क्या है? दीज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको किसी कंपाउंड के का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो आपको दो चीजें चाहिए। एक आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, एक आपको उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है उनका सिंबल पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें अब आपको पता है तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Valency used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. एक एटम की वैलेंसी बता देती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स और लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स और देगा टू फॉर्म अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक ही है। हीलियम की वैलेंसी है 0, हीलियम स्टेबल है, हीलियम को नहीं देना देना, ठीक है, वो स्टेबल है। लिथियम की वैलेंसी है 1, बेरिलियम की है 2, बोरोन की है 3, कार्बन की है 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0। अगेन क्यों? नोबल गैस है, स्टेबल है, खुश अपने में। मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3। अभी मैम बोल रही थी कि आप देख के बता सकते हो, वैलेंसी देख के बता सकते हो कि कैसे बनेगा केमिकल कंपाउंड। जरा देखें इसके एग्जाम्पल, केमिकल कंपाउंड के एग्जाम्पल देखते हैं।
MgCl2, इसका नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो क्लास 10th में काफी सुनने वाले हो। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है ये केमिकल कंपाउंड बच्चा? मैग्नीशियम है, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहले मैग्नीशियम का देखते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। सो 17 का क्या मतलब है कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो पहला वाला शेल हो गया स्टेबल। दूसरे वाले शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी हो गया स्टेबल। लास्ट वाले शेल के लिए बचे ही 7, तो ये अनस्टेबल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का देखते हैं, पहले वाले में 2 हो गए, वो हो गया स्टेबल। दूसरे वाले में 8 हो गए, वो हो गया स्टेबल। अभी लास्ट में कितने होंगे? 2। लास्ट वाला अनस्टेबल शेल है, उसमें 8 होने चाहिए थे लेकिन उसमें 2 हैं। यानी मैग्नीशियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो दे दे किसी को तो पूरी स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और क्लोरीन एटम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो उसको बहुत स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये जय-वीरू की जोड़ी यहाँ पे भी बन गई, MgCl2। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने लास्ट के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दे देता है, ये दे देता है। किसको देता है? क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन के पास क्या थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट वाले शेल में, दे दिया इसने एक दूसरे वाले को दे दिया, तभी तो बना MgCl2। तो MgCl2 एक केमिकल कंपाउंड में एक मैग्नीशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दिया और एक स्टेबल सा केमिकल कंपाउंड बना लिया MgCl2। सो ऐसे बनते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो क्या रूल्स फॉलो किए हमने? हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए थी। हमें जैसे ही अगर वैलेंसी पता थी तो हमें ये भी पता था कि आयंस पे चार्ज क्या होंगे, आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, क्या ज़्यादा इजी है, इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी है कि इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, तो हमें पता है कि मेटल जो है कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल जो है एनायन बनाएगा। लेकिन कुछ रूल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो ये केमिस्ट्री का रूल कहता है कि मेटल आप पहले लिखोगे। तो MgCl2 में मैग्नीशियम हमने पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो मेटल है। सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो मेटल है। सो ये रूल है केमिकल कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन का। तीसरा रूल भी है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयंस इन अ ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होते थे? जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता था। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज है बच्चा, तो ब्रैकेट बना के उस पे हम लिखते हैं। अब जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा होता है MgOH2, तो इसको देख के तो हमें लगता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, हमें ये तो नहीं लगता कि 2 OH एटम्स है, नहीं हमें ये नहीं लगता। इसीलिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट बना देते हैं। जब ब्रैकेट बना देते हैं तो हमें पता होता है कि OH नेगेटिव आयन हमारे पास 2 थे। ये है आपका तीसरा रूल, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो हमें 2 ही चीजें चाहिए केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, एक तो हमें चाहिए उसकी वैलेंसी और दूसरा चाहिए हमें उसका सिंबल। पहले बाइनरी कंपाउंड्स की बात करते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स में आपके क्या है? 2 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, 2 एलिमेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। CO2 क्या हो गया? एक कार्बन एक ऑक्सीजन, राइट। तो ये है NaCl, एक सोडियम एक क्लोरीन। ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं। While writing the chemical formulae for compounds, we write the constituent elements and their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies for combining atoms. बाकी तो आपको फंडा वो करते कैसे हैं, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनता कैसे है, वो मैंने सब सिखा दिया। इनफैक्ट आपको 10th लेवल का पूरा पढ़ा दिया। लेकिन सिंपल फंडा एग्जाम में जब आएगा तो हम इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे कि हम उसका एटॉमिक नंबर ढूंढें और हम उसका बनाए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो अच्छा कितने देगा कितने लेगा। नहीं, हमें एक सिंपल फंडा चाहिए आंसर लिखने का। सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको वैलेंसीज पता है आपके एलिमेंट्स की तो उन्हें क्रॉस ओवर कर दो। फॉर एग्जाम्पल HCl, H की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, आपने क्रॉस ओवर कर दी, दोनों के पास ही 1 1 आई, HCl आपने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल MgCl2, Mg की वैलेंसी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, आपने क्रॉस ओवर कर दिया तो Mg हो गया 1, Cl हो गया 2। NaCl, Na की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर कर दिया, हो गया NaCl। तो ये है सिंपल लॉजिक, यू जस्ट हैव टू क्रॉस ओवर द वैलेंसीज। अभी ब्रैकेट वाला करते हैं, पॉली आयन वाला करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन वाला। फॉर एग्जाम्पल CaHOS होल ट्वाइस।
Ca की कितनी वैलेंसी है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2। OH पॉलीएटॉमिक आयन की कितनी वैलेंसी है, -1, यानी कि वो अनायन बनाता है। क्रॉसओवर कर दिया, कितने आएंगे आपके एटम्स कैल्शियम के, 1, क्योंकि क्रॉसओवर कर दिया, वैलेंसी Ca को मिल गई 1। OH नेगेटिव कितने आएंगे, 2। कैसे लिखोगे OH नेगेटिव, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है, COH होल ट्वाइस। ऐसे लिखते हो आप केमिकल फॉर्मूला। ऐसे आप MgCl, HCl, KCl किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। और किसी फॉर्मूले को लिखने में दिक्कत आ रही हो तो मुझे जरूर बताना। अब चल रहे हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि स्टार्ट हो थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक एटम के मास को क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. मॉलिक्यूल दो तरीके के थे, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, सेम ही एटम्स होंगे। मान लो O2 है, O2 का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 2 ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो O2 का मास हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर H2O है जो एक कंपाउंड है तो उसका मास कैसे निकलेगा बच्चा, 2 हाइड्रोजन एटम का मास पता होना चाहिए आपको और एक ऑक्सीजन एटम का मास पता होना चाहिए, फिर निकल जाएगा आपका H2O का। तो सिंपल फंडा है, मॉलिक्यूल का मास उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके मास को सम कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 6 एटॉमिक यूनिट्स। तो H2O का क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन हमारे पास, तो 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 6 × 1 × 6, तो क्या आया, 2 + 6 = समझ आया, सिंपल फंडा। और करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास करते हैं। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। ये तो बहुत सिंपल था, ये तो हम वो कर रहे थे ना, सिंपल सा कर रहे थे, तो बहुत सिंपल था। लेकिन अभी NaCl की बात करते हैं। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है, इसमें एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। मेटल कौन है, सोडियम है, नॉन मेटल है, क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास हमें पता है, हमें तो पता है कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट इज 1 AMU। तो सोडियम का हमने कैलकुलेट करके साइंस में रखा हुआ है ऑलरेडी, केमिस्ट्री में। सोडियम का है 23 AMU, क्लोरीन का है 35.5 AMU। तो NaCl का मास क्या हो जाएगा, NaCl का मास हो जाएगा, प्लस कर दो बस इसको, 58.5 AMU, और यू कैन से म्यू विच इज एटॉमिक मास यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट मास से मतलब है कि एक फॉर्मूले में जितने एटम्स आ रहे हैं उन सबके मासेस को अगर आप ऐड कर दोगे तो उस केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले का मास आ जाएगा, विच विल बी नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। तो नाम से डरो मत, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल concept. Now let's talk about the mole concept. बच्चा मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं फिर से बता रही हूं, एक एटम का मास क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, राइट। मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स, फॉर्मूला मास यूनिट क्या होगा, एक फॉर्मूले में जितने एटम्स आ रहे हैं उनके मास को आप बोल दोगे, उनके टोटल मास को आप बोल दोगे फॉर्मूला मास यूनिट। एज सिंपल एज दैट, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास यूनिट बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट होता है, कंफ्यूज मत होना। अभी मोल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। बट मतलब एक बार समझ आ गया ना, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। पहली बात, मोल क्या होता है, व्हाट इज अ मोल, इट इज अ नंबर।
1 डजन कितना होता है? 12 यूनिट्स। मैं बोल रही हूँ 1 दर्जन केले, इसका क्या मतलब है? 12 केले। मैं बोल रही हूँ 1 दर्जन किताबें, इसका क्या मतलब है? 12 किताबें। मैं बोल रही हूँ 1 दर्जन वाटर बॉटल, मतलब 12 वाटर बॉटल। तो 1 मोल क्या है? नंबर। तो 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? नंबर है, इस नंबर को एक और चीज बोलते हो, एवोगाड्रो नंबर बोलते हो, आगे मैं बता दूंगी, ठीक है? तो 1 मोल बोलो, एवोगाड्रो मतलब बोलो, इट इज जस्ट अ नंबर, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ बुक्स, आई हैव 1 मोल ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स है मेरे पास। मैं बोल रही हूँ आई हैव 1 मोल ऑफ चॉकलेट्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। मैं बोल रही हूँ आई हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब आई हैव 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। सिंपल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। नाउ 1 एएमयू क्या होता है बच्चा? एटॉमिक मास यूनिट। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम है ना? यही था ना, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की। अब बोलोगे मैम ग्राम में तो बता दो, तो ये भी याद कर लो। 1 AMU इज ऑल्सो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। दोबारा से समझिए, 1 मोल क्या है? नंबर है, जस्ट लाइक अ डजन। 1 मोल में कितनी यूनिट्स होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसको साइड कर दो, 1 AMU पे आओ। 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटम को मेजर करने वाली यूनिट। कैसे, क्या है रेफरेंस पॉइंट? कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का 12वां हिस्सा इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन में कितने एटॉमिक मास यूनिट हुए? 12, ऑब्वियसली, राइट? हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे हम सारे एटम्स का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। अच्छा, इस एटॉमिक मास को अगर ग्राम में आपको लिखना है अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो यू कैन राइट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमें पता चल गया है कि 1 AMU का वेट कितना होता है एक्चुअली में। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू बच्चा मास ऑफ 1 प्रोटॉन। This is exactly equal to mass of 1 न्यूट्रॉन। ये भी याद कर लो, ये भी समझ आ गया। अब बोलोगे मैम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज ऑल्सो सेम। ये भी समझ आ गया। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है बच्चा मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ, सॉरी 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। एक एटम का मास हम इस यूनिट से निकाल लेते हैं, एक एटम का मास हम इस यूनिट से निकाल लेते हैं। एक मोल ऑफ एटम में कितने एटम होंगे हमें पता है, एक मोल एक नंबर है, इतने एटम्स होंगे। एक एटम का मास हम निकाल लेते हैं, तो एक मोल में एटम का कितना मास होगा वो कैसे निकालेंगे? इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सा फंडा फिर से रिवाइज करते हैं। 1 मोल इज जस्ट अ नंबर विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। नाउ 1 gram atomic mass is the mass of 1 mole of any atom। मैं ऑक्सीजन का बोल रही हूँ, मैं हाइड्रोजन का बोल रही हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज आपको उसके
एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 8. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है बच्चा 12 ग्राम्स, सॉरी 12 ग्राम कह रही हूं, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट. ग्राम एटॉमिक मास क्या है इसका? 12 इंटू एक एमयू का मास कितना होता था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24. यहाँ पे 10⁻23 है या 10⁻⁻24 है, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 12 ग्राम. तो फंडा ये है कि किसी का भी एटॉमिक मास जितना होता है उसके आगे अगर आप ग्राम लगा दोगे तो उसका ग्राम एटॉमिक मास आएगा. कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको समझ आ गया. लेकिन सिंपल फंडा है कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दोगे आप तो उसका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा. ठीक है, एक और चीज आपको जो याद करनी है वो याद करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसी में देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. यूनिटरी मेथड से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला है, लेकिन बार बार ये अराइव कैसे हुए इस फॉर्मूले पे, उससे अच्छा है कि हम ये याद ही कर ले कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. तो हमें क्या क्या चीजें याद करनी है, मैं फिर से यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रही हूँ. पहली बात तो हमें याद करना है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम is also equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram, right? We also learn Avogadro's number यानी कि 1 mole. 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 units. And we also learned gram atomic mass, mass of 1 mole of atom, and we also learned number of molecules, जो कि ये रहा फॉर्मूला. ये 4 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको सब कुछ आता है इस चैप्टर में. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट इज एज सिंपल एज दीज 4 थिंग्स. हम इस पे अराइव कैसे किए मैंने आपको बता दिया. एवोगाड्रो नंबर को रट लो, घोल के पी जाओ. ये नंबर आपको हमेशा पता होना चाहिए, पेपर में आगे वाले से पीछे वाले से पूछने की जरूरत ना पड़े. सो द मोल, सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ. द मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज. सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये फॉर्मूले में आपको बता चुकी हूँ. दैट्स इट आई गेस. अब कर लेते हैं न्यूमेरिकल. जल्दी से न्यूमेरिकल करोगे और क्लैरिटी आएगी. कोई बात नहीं, अभी तक अगर कुछ भी समझ नहीं आया है कोई बात नहीं. 52 ग्राम ऑफ हीलियम का आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा है. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है? 52. हीलियम का मोलर मास कितना होता है बच्चा? 4. कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर? 13. सिंपल. चलो दूसरा करते हैं. दूसरा बोल रहा है कि 12.044 इंटू 1023 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स का मास बता दो. इसमें बता दो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? सिंपल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोल नंबर. क्या आएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23. इसको काट दो, आपके पास आंसर आएगा 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। अच्छा, N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में एटम कौन है? नाइट्रोजन। कितने कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि क्या है? 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं इसमें, है कि नहीं? एक नाइट्रोजन एटम्स का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास। एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? AMU। तो उसका मोलर मास कितना होगा बच्चा? अभी पढ़ाया था मैंने, मोलर मास के लिए बस ग्राम लगा दो। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 28 ग्राम्स। तो हमारे पास मोलर मास कितना आ गया नाइट्रोजन का? 28 ग्राम्स। अब बताओ, एक मोल में कितने हैं आपके पास? 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम है। तो 0.5 मोल में कितने होंगे? आधे मोल में कितने होंगे? 28 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 14 ग्राम्स। सिंपल। चलो अभी दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बोल रहा है। तो नाइट्रोजन एटम का कितना मास है? 28 AMU। अच्छा, ये एक नाइट्रोजन का 14 होता है, सॉरी, 2 है तो वो 28 हो गया था। है ना? मोलर मास ऑफ N2 था ये। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चा? 14 AMU। मोलर मास ऑफ N कितना हो जाएगा? सिर्फ नाइट्रोजन एटम का मोलर मास 14 ग्राम्स। आधे का कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 ग्राम। राइट? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने नंबर ऑफ N एटम्स का मास बता दो। कितने नंबर? इतने नंबर ऑफ N एटम्स का मास बना दो। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। लगाना जरा फॉर्मूला में। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं? 3.011 इंटू 1023। ओ, ये 10⁻23 है। कितना आएगा? एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इजी कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा आपका 1/2। लेकिन गिवन मास कितना है आपका? गिवन मास है ये। इसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल है तो क्या करोगे? N2 मॉलिक्यूल है। N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास N से डबल हो जाएगा। तो उधर 14 था तो इधर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। आपको यहाँ एवोगाड्रो नंबर वाली फिगर ही दे रखी है, तो दोनों ऊपर नीचे सेम है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। आपका आंसर आ गया 28 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट इज योर 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। ये क्वेश्चन आप, मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह मैं दे रही हूँ। इसका आंसर वैसे तो आप स्कूल में कई बार कर चुके होंगे एनसीईआरटी में, लेकिन ये होमवर्क क्वेश्चन, चलो ये वाला ऊपर वाला होमवर्क क्वेश्चन कर लेना आप, नीचे वाला मैं करा देती हूँ। 8 ग्राम्स ऑफ O2। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। राइट? एटॉमिक मास क्या होता है?
ऑक्सीजन का 16, तो O2 का क्या हो गया 32, तो 1 मोल ऑफ O2 का क्या हो गया 32 ग्राम, राइट। 1 मोल में 32 ग्राम्स हैं, तो 8 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? सिंपल है ये तो, 8/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर वुड बी 1.51 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। सो दिस वॉज इट। सेशन बहुत लंबा हो गया हो तो आई एम सो सॉरी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, ये चैप्टर समझ आया। 2-3 और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चा, ये केमिकल फॉर्मूला बता देना फेरिक ऑक्साइड का। वैलेंसी आपको पता है कि सिर्फ स्वैप करनी होती है, आपको आयरन की और ऑक्सीजन की अगर वैलेंसी पता है तो यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर कितना होता है, वो आपको कैलकुलेट करना है। वाटर एक कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर आपको दोनों का मास पता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, तो आप वाटर का मास कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। सो ये दोनों आप करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड एज मच एज आई डिड। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट द फ्री PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू।